आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का राजनीति शास्त्र। चैप्टर नंबर है 4 और ये पार्ट 1 है। चैप्टर नेम है जाति धर्म और लैंगिक मसले। ठीक है, तो जाति धर्म और लैंगिक मसलों के बारे में आज हमको पढ़ना है। इस जो ये चैप्टर है हमारा चैप्टर 4 राजनीति शास्त्र का, उसमें हम जाति के बारे में, धर्म के बारे में, लैंगिक मसलों के बारे में कुछ क्वेश्चन के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे और पढ़ते हैं जाति धर्म और लैंगिक मसले के बारे में। देखिए क्वेश्चन हमारा पहला है, अपने समाज में आदर्श स्त्री के बारे में प्रचलित धारणाओं की चर्चा कीजिए। आदर्श स्त्री के बारे में आपकी क्या धारणा है उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो देखिए अगर क्वेश्चन की बात करें कि आदर्श स्त्री आप किस प्रकार की महिला को मानेंगे, तो देखिए अगर बात करें आदर्श स्त्री की, तो आदर्श स्त्री ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी टीवी देखने वाली स्त्री नहीं होती है। मतलब आदर्श स्त्री किस प्रकार की स्त्री होती है उसके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए क्योंकि ऐसी महिला जो बैठ के केवल टीवी देखती है वो कोई भी सामाजिक कार्य नहीं करती है, तो उसे एक आदर्श स्त्री नहीं माना जाएगा। दूसरी बात करें फैशन उद्योग में भाग लेने वाली स्त्री को भी ज़्यादा आदर्श नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो तो फैशन के उसमें है। ठीक है, इसलिए उसको भी ज़्यादा एक आदर्श स्त्री के रूप में नहीं माना जा सकता है। अगली बात करें, स्त्रियां सुंदरता का प्रतीक अवश्य होती हैं, परंतु उन्हें इस कारण से भी आदर्श नहीं कहा जा सकता है। मतलब एक सुंदर स्त्री को भी एक आदर्श स्त्री नहीं कहा जा सकता है। आदर्श महिला घर में काम करने वाली गृहिणी नहीं होती है। अगर आदर्श महिला की बात करें तो आदर्श महिला वो नहीं है जो घर में काम करे, जो गृहिणी हो उसे एक आदर्श महिला नहीं माना जाता है। क्योंकि वो तो क्या होती है, दिन भर काम ही करती रहती है, काम में लगी रहती है और स्वयं क्या होती है, मतलब शोषित होती रहती है। मतलब सारा समय वो शोषित होती रहती, काम में लगी रहती है, तो उसे एक आदर्श स्त्री का जरिया मतलब दर्जा नहीं दिया जा सकता है। आदर्श स्त्री वो होती है जो परिवार को भी देखे, समाज को भी देखे और सार्वजनिक जीवन में भूमिका निभाए। मतलब बाहर समाज के लिए कुछ कार्य करे, समाज से संबंधित वर्क करे, उसे बोला जाता है आदर्श महिला या आदर्श स्त्री। ठीक है, जो क्या करे, एक पुरुष के समान ही जैसे पुरुष कार्य करते हैं, बाहर का काम करते हैं, उसी तरह जो महिला हो, स्त्री हो, वो भी बराबर की भागीदारी निभाए, उसे ही सही रूप से आदर्श स्त्री समझा जाता है। मतलब आदर्श स्त्री वो होती है जो परिवार, समाज तथा सार्वजनिक जो हमारा जीवन है, अपनी सही भूमिका निभाने वाले पुरुष के समान सदस्य होती है। मतलब पुरुष के ही समान एक सदस्य होती है, एक वर्कर होती है, काम करने वाली होती है। जिस तरह से पुरुष काम करते हैं उसी तरह से अगर महिला भी कंपटीशन कर रही है, महिला भी काम करती है, तो वही एक आदर्श स्त्री कहलाती है। ये धारणा हो गई अपने समाज की, मतलब लोगों की, जो लोग सोचते हैं, तो इसे ही आदर्श स्त्री माना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें तो प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पे, उदाहरण सहित श्रम के लैंगिक विभाजन की चर्चा कीजिए। अगर हम उदाहरण सहित, हमें यहाँ पे बताना है कि श्रम के लैंगिक विभाजन की चर्चा के बारे में बताना है। मतलब श्रम को किस प्रकार से विभाजन किया जा सकता है लैंगिक विभाजन में। ठीक है, तो अगर श्रम की बात करें तो श्रम को लेकर लैंगिक विभाजन का अर्थ है, महिलाएं जो होती हैं वो घर का काम करती हैं तथा पुरुष बाहर का। ठीक है, औरतें घर के अंदर का सारा कामकाज, जबकि पुरुष क्या होते हैं, वो घर के बाहर का काम करते हैं। यही एक लैंगिक विभाजन है। ठीक है, इस आधार पर अगर बात करें तो औरतों के काम को घर के अंदर के काम में तथा पुरुषों को घर के बाहर के
कामों में श्रम आधार पर बांट दिया जाता है। औरतों के काम को कम मूल्यवान समझा जाता है, वहीं पर पुरुषों के काम को अधिक परिश्रम वाला तथा मूल्यवान समझा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे ही लैंगिक विभाजन बोला जाता है। तो यही है लैंगिक विभाजन। ठीक है, इस माध्यम से ये लैंगिक विभाजन किया जाता है, मतलब स्त्रियों का काम को कम मूल्यवान दिया जाता है और वहीं पर पुरुषों के कार्य को क्या किया जाता है, अधिक मूल्यवान समझा जाता है। यही है लैंगिक विभाजन, जो मतलब विभाजन किया गया है लैंगिक रूप से महिलाओं और पुरुषों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर वहीं पे 4 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, नारीवाद आंदोलन किसे कहते हैं, इनके क्या प्रभाव हो रहे हैं। अगर नारीवाद आंदोलन के बारे में बात करें तो महिलाओं के अधिकारों के बारे में। ठीक है, नारीवाद जो आंदोलन संबंधित है वो महिलाओं से संबंधित है, तो महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में होने वाले आंदोलन को ही नारीवाद आंदोलन कहा जाता है। महिलाओं के पक्ष में होने वाले आंदोलन को ही क्या बोला जाता है, नारीवाद आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, इन आंदोलनों में महिलाओं के लिए अधिक सुविधाओं की मांग की जाती है। संसार के अलग अलग भागों में महिलाओं ने अनेक संगठन बनाए हैं तथा पुरुषों के समान अधिकार तथा स्वतंत्रता की मांग की है। इन संगठनों ने महिलाओं के राजनीतिक तथा वैधानिक जो अधिकार प्राप्त करने की क्या उठाई थी, आवाज उठाई है। ठीक है, इन संगठनों ने महिलाओं के राजनीतिक तथा वैधानिक अधिकार प्राप्त करने की भी आवाज उठाई है। प्रभाव की बात करें इसकी तो देखिए, इन आंदोलनों ने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने में सहायता की है। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, प्रबंधक जैसे व्यवसायों में अनेक महिलाओं को देखते हैं, जबकि पहले महिलाओं को इन कामों के योग्य नहीं समझा जाता था। स्वीडन एक देश है जो हमारे, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, इन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का हिस्सा बहुत अधिक है। ये जो 3 देश है, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड में, इसमें जो महिला की जो भागीदारी है, मतलब करके कार्यों से बाहर के कार्यों में जो महिलाओं की भागीदारी है वो सबसे अधिक है। ठीक है, तो मतलब ये 3 देश जो ऐसे हैं जहाँ पे महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी बनाया गया है, किसके कार्यों में, बाहर के कार्यों में। चले यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसकी बात करेंगे। तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन हमारा है, स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। यहाँ पे कहा गया है, सांप्रदायिकता क्या है, यह भारत के लिए चुनौती क्यों है, उसके बारे में बताना है। तो देखिए, जो सांप्रदायिकता है ये क्या है, सबसे बारे में पहले हमको इसके बारे में बताना है। तो सांप्रदायिकता के बारे में अगर बात करें तो धर्म को राजनीति के साथ जोड़ना, धर्म को राजनीति के साथ जोड़ना सांप्रदायिकता कहलाता है। जब कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों के लिए धर्म का सहारा लेता है तथा उस धर्म के नेता धार्मिक भावनाओं को उकसाते हैं तो इसे धार्मिक सांप्रदायिकता कहा जाता है। राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए धर्म का प्रयोग करना सांप्रदायिकता है। लोगों की धार्मिक भावनाओं को उकसाना भी क्या है, सांप्रदायिकता है। धर्म का राजनीति में प्रयोग, धर्म का राजनीति में प्रयोग भी सांप्रदायिकता है। ठीक है, तो ये है सांप्रदायिकता। अब ये भारत के लिए चुनौती क्यों है उसके बारे में हमको पढ़ना है। देखिए, अगर बात करें तो सांप्रदायिकता भारत के न केवल कुछ लोगों के लिए बल्कि सारे देश, सामाजिक व्यवस्था
और कानून तथा व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। यह भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमें अपने दैनिक जीवन में सांप्रदायिक दुष्प्रचारों का खंडन करना होगा, ठीक है, तथा धर्म पर आधारित गोलबंदी का मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की जरूरत है, ठीक है। इस प्रकार से जो चुनौती है सांप्रदायिकता, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उनके दुष्प्रचारों का खंडन करना होगा और धर्म पर आधारित गोलबंदी का मुकाबला भी राजनीति के दायरे में करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 क्या कहा गया है, घर के अंदर तथा घर के बाहर में भेद करना, ठीक है। श्रम का लैंगिक विभाजन किया जाता है, परंतु ऐसे घर के कुछ काम पुरुष बाहर क्यों करते हैं। तो देखिए अगर बात करें तो यहाँ पे महिलाओं को प्रायः घर के काम तथा पुरुषों को प्रायः बाहर के काम देकर श्रम का लैंगिक विभाजन किया जाता है, परंतु जब पुरुषों को ऐसे काम करने हेतु बाहर ऐसे ही काम करते हैं तो वे पैसों के लिए उन्हें खुशी से करते हैं। जब वही घर के काम उनको बाहर करने पड़ते हैं जिसमें उनको पैसे मिलते हैं तो वही काम करने में क्या होती है, उन्हें खुशी होती है। मतलब जैसे खाना बनाने का काम है तो वो बाहर करते हैं, यही घर का काम होता है, और यही जब पुरुष बाहर करते हैं जाके और उसमें उनको पैसे मिलते हैं तो उनको क्या होती है, बनाने में, मतलब ये कार्य करने में खुशी होती है, ठीक है। अधिकतर होटलों के अंदर रसोइये की अगर बात करें तो पुरुष होते हैं। पैसे के लिए कपड़े की सिलाई करने का काम भी पुरुष बाहर खूब करते हैं। इसी प्रकार औरतें भी घर के बाहर का काम खूब करती हैं। महिलाओं में गांवों की महिला में अगर बात करें तो गांवों की महिलाओं में पानी और ईंधन की, ठीक है, पानी और ईंधन की व्यवस्था करने से लेकर खेत में फसल काटने तक का काम करती हैं महिलाएं, ठीक है। शहरों में गरीब स्त्री किसी मध्यवर्गीय परिवार में नौकरानी का काम कर रही है और मध्यवर्गीय स्त्री काम करने के लिए किसी स्कूल, कॉलेज या दफ्तर में जाती है। सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घर के काम के अतिरिक्त अपनी आय बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ काम अवश्य करती हैं, परंतु उनके काम को अधिक महत्व नहीं दिया जाता और उन्हें दिन रात काम करने का भी श्रेय नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये है मतलब श्रम का जो बोला गया था क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब इतना काम करने के बावजूद भी वो दिन रात में मेहनत करती है महिलाएं, लेकिन फिर भी उन्हें काम करने का जो श्रेय होता है वो नहीं मिलता है। क्वेश्चन है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव उदाहरण सहित लिखना है, ठीक है। तो देखिए अगर बात करें महिलाओं की बात करें, भेदभाव की बात करें महिलाओं में, तो पहले अगर पॉइंट की बात करें तो महिलाओं में अब भी साक्षरता जो दर है वो केवल 54% ही है, जबकि पुरुषों की साक्षरता जो है वो 76% है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पुराने उसमें है, ठीक है। 2011 में जो साक्षरता है, पुरुषों की साक्षरता बढ़ गई है और महिलाओं की भी, ठीक है। तो ये पुराने क्वेश्चन पर आधारित है। अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे इसी प्रकार उच्च शिक्षा भी केवल कुछ ही लड़कियां प्राप्त कर पाती हैं, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे ये बात करें तो ये पॉइंट ठीक है कि हाँ कुछ जो लड़कियां हैं वही उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं, नहीं तो कुछ लड़कियां क्या होती हैं कक्षा 8 तक पढ़ती हैं या कक्षा 5 तक पढ़ती हैं, ये पढ़ती ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अभी कुछ जो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहे हैं, ठीक है। अगर दूसरे की बात करें, क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करें तो ऊंचे वेतन वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या भी बहुत ही सीमित है, ठीक है।
तो ये पहले का क्वेश्चन है। अगर अब की बात करें, अब के हिसाब से बात करें, मतलब 2020 के हिसाब से बात करते हैं, तो अब महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं है। ठीक है, 2020 के अगर अनुसार की बात करें तो महिलाएं जो है वो बराबर की जो भागीदारी वो निभा रही हैं। लेकिन ये पहले एक क्वेश्चन पर आधारित है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ऊंचे वेतन वाले और उच्च पदों पर, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर जैसे गांवों में अधिकतर भेदभाव किया जाता है महिलाओं के साथ में। ठीक है, लड़कों को पढ़ाया जाता है, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, तो देखिए ऊंचे वेतन वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की भी संख्या अभी कम ही है। ठीक है, वहीं पे लड़कों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता है और लड़कियों को कम अच्छे स्कूल में। ठीक है, तो ये सारे भेदभाव ही होते हैं। ठीक है, अब वहीं पे जो उच्च वेतन, क्योंकि जो पुरुष होते हैं या उनको बाहर, मतलब लड़कों को बाहर भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए, या मतलब बाहर जैसे दिल्ली है, इस तरह से कानपुर है, जैसे अच्छे शहरों में, लेकिन वहीं पे लड़कियों को नहीं भेजा जाता है। ठीक है, तो ये है, इसी वजह से जो महिलाएं, जो बहुत कम संख्या में ही महिलाएं जो होती हैं वो अच्छे शहरों में पढ़ रही हैं। ठीक है, लेकिन अब की अगर बात करें सन 2020 की, तो काफी संख्या में बढ़ोतरी हो गई है महिलाओं की संख्या में, जो अच्छे पद पर अब चयनित हो रही है। ठीक है, अगर तीसरा यहीं पे पॉइंट की बात करें तो भारत में स्त्री को पुरुष की अपेक्षा 1 घंटा प्रतिदिन काम अधिक करना पड़ता है। बात अगर की जाए तो स्त्री को पुरुष की अपेक्षा 1 घंटा प्रतिदिन अधिक काम करना पड़ता है, परंतु उसे ज्यादा काम के लिए ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, इसलिए प्रायः उसके काम को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। मतलब क्या है, वो काम तो करती है ज्यादा, लेकिन उनको फिर भी अधिक पैसे नहीं मिलते हैं, इसलिए अभी भी क्या है, ये भेदभाव जो है वो है। ठीक है, तो यही है जो पुरुषों के मुकाबले जो महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव हैं, उनको उदाहरण सहित आपको बताया गया है यहाँ पे। वहीं पे अगर एक 4 पॉइंट हमारा है, हमने 3 पॉइंट पढ़े थे, 4 पॉइंट की अगर बात कर लेते हैं भेदभाव के बारे में, तो देखिए समान काम के बदले समान वेतन अधिनियम के अनुसार समान काम के लिए सबको समान मजदूरी दी जाएगी, परंतु भारत में काम के प्रत्येक क्षेत्र में, अर्थात खेल कूद की दुनिया से सिनेमा के संसार तक और कारखानों से लेकर खेत खलियान तक महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी मिलती है, चाहे दोनों का काम समान ही क्यों ना हो। तो यही कहलाता है भेदभाव। उनका समान कार्य भी होता है, फिर भी उन्हें क्या होता है, पैसे जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, कम मिलते हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे अगले हिस्से की बात करते हैं, तो भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़का प्राप्त करने की इच्छा होती है, लड़की को प्राय जन्म लेने से पहले ही खत्म करने की सोचते हैं। इसलिए देश का जो लिंग अनुपात है वो केवल, अब ये 2000 पुराना है, ठीक है, तो वो लिंगानुपात कितना है, 943 था 2011 की जनगणना के अनुसार। ये पिछला है, इसे कट कर दीजिए, रह गया है। ठीक है, कुछ राज्यों में तो ये अभी कम है, 850 भी है, कुछ में 800 से कम भी है लिंगानुपात। ठीक है, लेकिन अगर पूरे भारत की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 943 संख्या है पुरुषों में 1000 पुरुषों में। ये किस कारण से, केवल भेदभाव के कारण, जो भेदभाव किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहीं पे है। अगर उसके क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, सांप्रदायिकता राजनीति में किस प्रकार के रूप धारण कर सकती है, स्पष्ट कीजिए। अगर हम सांप्रदायिकता की बात करें तो सांप्रदायिकता राजनीति में किस प्रकार से रूप धारण कर सकती है, उसके बारे में स्पष्ट करना है। तो सांप्रदायिकता राजनीति में निम्नलिखित प्रकार से निम्नलिखित प्रकार के रूप धारण कर सकती है। कैसे कि दैनिक जीवन में सांप्रदायिकता प्राय देखी जा सकती है, एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम सिर्फ सांप्रदायिकता की बात करें दैनिक जीवन में, तो यहाँ पे एक धर्म को दूसरे धर्म से क्या माना जाता है, श्रेष्ठ समझा जाता है। अगर यहाँ पे दूसरे पॉइंट की बात करें तो सांप्रदायिक सोच प्रायः अपने धार्मिक समुदाय का, राजनीतिक
प्रभुत्व स्थापित करने की चिंता में लगा रहता है। ठीक है, सांप्रदायिक सोच प्रायः अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की चिंता में लगा रहता है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनका यह प्रयास बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। जो लोग अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें यह विचार अलग राजनीतिक संगठन बनाने की इच्छा का रूप ले लेता है। अगर यहीं पे तीसरे पॉइंट की बात करें तो सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक एकीकरण सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसमें धर्म के प्रतीकों, धर्म गुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग प्रायः देखा जा सकता है। चुनावी राजनीति के बारे में अगर बात करें तो चुनावी राजनीति में भी सांप्रदायिक आधार पर ही राजनीति का जो होता है एकीकरण होता है। अगर अगले स्टेप की यहीं पे बात करेंगे तो हमारा 4 पॉइंट यहीं पे है कि कई बार सांप्रदायिकता गलत रूप धारण करके हिंसा भी करवाती है, दंगा भी करवाती है, नरसंहार भी करती है। तो कई बार जो सांप्रदायिकता होती है वो गलत रूप भी धारण कर लेती है और इसी कारण से हिंसा, दंगा, नरसंहार आदि होते हैं। विभाजन के समय अगर बात करें तो भारत और पाकिस्तान में खूब सांप्रदायिक दंगे हुए थे। ठीक है, अगर विभाजन के समय की बात करें जब भारत को 2 भागों में बांट दिया गया था, भारत और पाकिस्तान में, तब भी इस तरह के सांप्रदायिक दंगे हुए थे और बहुत सारे दंगे हुए थे। ठीक है, तो यही कहलाती है सांप्रदायिकता। देखिए यहीं पे अगर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे थोड़े संविधान के बारे में बात कर लेते हैं कि संविधान में किस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं, उनमें से प्रमुख का आपको वर्णन करना है। अगर बात करें तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रावधान किए गए हैं, जिनमें कुछ का वर्णन इस प्रकार है। अगर पहले पॉइंट की बात करें तो भारतीय संविधान में किसी एक धर्म को नहीं अपनाया गया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म और इंग्लैंड में ईसाई धर्म को अपनाया गया है, जबकि भारत ही ऐसा देश है जहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में सभी धर्मों को संविधान में समान महत्व दिया गया है। मतलब हमारा भारत ही ऐसा एक देश है जहां पे सभी धर्मों को समान रूप से दर्जा दिया गया है। ठीक है, संविधान में सभी नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने और उसका प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता भी दी गई है। मतलब हमारे संविधान में अगर नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाना है तो उसकी पूर्ण स्वतंत्रता भी उन्हें दी गई है। अगर यहीं पे बात करेंगे प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर अगर पॉइंट 3 की, तो संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। ठीक है, संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव को भी क्या घोषित करता है, अवैधानिक घोषित करता है। वहीं अगर 4 पॉइंट की बात करें तो संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है। संविधान धार्मिक समुदायों में समानता निश्चित करने के लिए शासन को क्या करता है, धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार भी देता है। क्वेश्चन नंबर अगर यहीं पे 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या चुनावों को जातियों का खेल कहा जा सकता है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। मतलब बोलना है कि क्या चुनावों को जातियों का खेल कहा जा सकता है? अगर कहा जा सकता है तो उसके बारे में अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। तो अगर चुनावों को जातियों का खेल नहीं कहा
जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव की अगर बात करें, उस चुनाव क्षेत्र की बात करें, तो उसमें किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। ठीक है, मतलब सभी जातियों का बहुमत होता है। देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक पार्टी को चुनाव जीतने के लिए प्रत्येक जाति और समुदाय के लोगों का विश्वास करना पड़ता है। कोई भी पार्टी या उम्मीदवार किसी एक जाति के सभी वोट प्राप्त नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? जब लोग किसी एक जाति को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो ये कैसा है? अगर जब लोग किसी एक जाति को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका यह अर्थ होता है कि उस जाति के अधिकतर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। अगर यहीं पे हम तीसरे पॉइंट की बात करें, यदि किसी चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा हो तो अनेक पार्टियां उसी जाति के सदस्य को अपना उम्मीदवार बनाती हैं, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण मतदाता जो होता है वो आपस में बट जाते हैं। ठीक है, अगर वहीं पे 4 पॉइंट की बात करें तो हमारे देश में सत्ता का दल वर्तमान सांसदों और विधायकों को प्रायः हार का सामना करना पड़ता है। यदि जातियों या समुदायों की पसंद एक ही होती तो ऐसा नहीं होता। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि इसमें जो है क्या, इस प्रकार से कहा जा सकता है कि चुनावों को जातियों का खेल नहीं समझा जाता। ठीक है, तो चलिए अगले अगर पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए, अब हम कुछ लघु उत्तरी प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो पहला जो लघु उत्तरी प्रश्न हमारा पहला है, जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमजोर स्थिति में होती हैं। तो अगर बात करें तो भारत जैसे पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के साथ निम्नलिखित प्रकार का भेदभाव होता है। अगर पहले भेदभाव की बात करें तो परिवार में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक सुविधाएं दी जाती हैं। दूसरे स्टेप की बात करें तो पारिवारिक कानून अधिकार पुरुषों के पक्ष में होते हैं। अगर वहीं पे तीसरे पॉइंट की बात करें तो अधिकतर परिवारों में लड़कियों की शिक्षा का पर कम ध्यान दिया जाता है। वहीं पे अगर चौथे पॉइंट की भेदभाव की बात करें तो लड़कियों को अधिकतर परिवारों में बोझ समझा जाता है। वहीं पे अगर 5 पॉइंट की यहीं पे बात करें तो महिलाएं जो होती हैं वो घरों की 4 दीवारी में ही सिमट कर रह जाती हैं। वहीं पे अगर 6 पॉइंट की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र में औरतों की भूमिका बिल्कुल ना के बराबर समझी जाती है। तो ये सारे जो पॉइंट है वो भेदभाव को दिखाते हैं, जो स्त्रियों के साथ जो होते हैं भेदभाव। तो उन्हीं यही मुख्य जो हमारे बिंदु है वो स्त्रियों के साथ भेदभाव को प्रदर्शित करते हैं। वहीं पे दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न ही है, दूसरा क्वेश्चन है। देखिए, अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और सबके साथ एक एक उदाहरण भी दें। मतलब विभिन्न तरह की जो सांप्रदायिक राजनीति है उसका ब्यौरा भी देना है और सबके साथ एक एक उदाहरण भी देना है। अगर हम सांप्रदायिकता की बात करें तो ये धर्म का ही एक नकारात्मक रूप होता है। कैसा है? ये धर्म का ही एक नकारात्मक रूप है। जो नेता लोग होते हैं इसे राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन मानते हैं। ठीक है, जो नेता लोग होते हैं वो क्या करते हैं? राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन किसको मानते हैं? सांप्रदायिकता को। लेकिन राजनीतिक दल उम्मीदवारों को धर्म के आधार पर ही चुनाव का टिकट देते हैं और चुनाव अभियान में भी धर्म तथा जाति का सहारा लिया जाता है। लोक सेवाओं में भी सांप्रदायिकता की भूमिका जो होती है वो मुख्य समझी जाती है, मुख्य मानी जाती है। तो यही है इस सांप्रदायिकता जो राजनीति में किस प्रकार से करती है, भावनाएं करती है, मतलब स्पष्ट करती है किस प्रकार से राजनीति को सांप्रदायिक राजनीति, मतलब राजनीति में जो सांप्रदायिकता को शामिल किया जाता है उसका एक उदाहरण आपको
बताया गया यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे वहीं पे कहा गया है कि बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। तो अगर बात करें तो भारत में अब भी जातिगत असमानताएं हैं। संविधान में छुआछूत को गैर कानूनी घोषित तो किया गया है, ठीक है, फिर भी जाति के अस्तित्व और उसकी भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। अनुसूचित जातियों के लिए आज भी दुर्व्यवहार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। निम्न स्तर की जातियों के लोग आज भी राजनीतिक संरक्षण की मांग करते दिखाई देते हैं, क्योंकि ऊंची जाति के जो लोग होते हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो बहुत से कुछ लोग हैं, लेकिन अब कुछ भी ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में सभी को बराबर का दर्जा दिया गया है और सभी हम सब जो हैं वो किसकी संतानें हैं, मतलब सब हम संतानें हैं, ईश्वर की ही संतानें हैं। मतलब हम लोगों में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए।